बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय एमए उत्तरार्ध के सभी छात्र और छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस कक्षा में हम जब मिल रहे हैं तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आपने पिछली कक्षाओं में जो हमने पढ़ा और पढ़ाया है वो सब आपने अच्छे से गुण लिया होगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी आप की जो संशय हैं, प्रश्न हैं, जिज्ञासाएं हैं, उनको आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपने अपने अध्यापकों से, अपने टीचर्स से उसके बारे में, उनके समाधान के बारे में जान सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे, जैसा कि आपको विदित है कि हम हिंदी साहित्य के नाटक के उद्भव और विकास की चर्चा कर रहे हैं। और इसमें हमने पिछली कक्षा में भारतेंदु युगीन नाटकों की बात करी थी। आज के इस कक्षा में हम बात करेंगे द्विवेदी युगीन नाटकों की। तो जैसा कि आप सबको विदित है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हुए हैं, उन्हें एक सुधारवादी आचार्य कहा जाता है और इसीलिए उनके युग को द्विवेदी युग भी कहते हैं, सुधारवादी युग भी कहते हैं और साथ ही साथ परिष्कार काल भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी जो प्रवृत्ति थी कि अपने समकालीन सहयोगियों और रचनाकारों की तमाम रचनाओं को वो एक विश्लेषक की नज़र से, एक कुम्हार की नज़र से उसको गढ़ते थे और उसमें जो कमियां निकाल करके उसको सुधार करके श्रेष्ठ रचना के रूप में सहृदय समाज के समक्ष प्रस्तुत करते थे। तो बहरहाल हम बात करते हैं द्विवेदी युगीन नाटकों की। जैसा कि आप सबको पता है कि तत्कालीन समय जो था, राजनीतिक उथल पुथल का समय था और किस तरह से गुलामी की मानसिकता भारतीय जनता में व्याप्त हो चुकी थी। सारी जनता पीड़ित और आर्त थी। इन तमाम चीज़ों की, यानी जो जितनी भी ये इस तरह की प्रवृत्तियाँ थी, राजनीतिक परिस्थितियाँ हों या सामाजिक परिस्थितियाँ हों, सामाजिक बदलाव के विविध स्वर हों या सांस्कृतिक उथल पुथल की जो चर्चाएँ हैं, वो तमाम चीज़ें हम देखते हैं कि उस युग के साहित्य में भी हमें नज़र आती हैं। और साथ ही साथ जो एक चीज़ है कि जो जनजीवन से अलगाव, यानी एक बड़ी खाई थी वहाँ प्रशासक वर्ग के और जनता के बीच में, वो तमाम चीज़ें भी हम देख सकते हैं। साथ ही साथ विदेशी शासन का विरोध भी किसी न किसी रूप में यहाँ सामने आया है। देश की हीन अवस्था का एक चित्रण भी मार्मिक रूप से रचनाकारों ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। साहित्यिक दृष्टि से ज़रूर हम ये कह सकते हैं कि इस युग की जो रचनाएँ थीं वो थोड़ी सी कमज़ोर साबित होती हैं। और साथ ही साथ रंगमंचीय लोकप्रियता की दृष्टि से पारसी नाटकों का जो एक अंधड़ चला आ रहा था, जो भारतेंदु युग से ही चल रहा था लेकिन इस युग में आकर के बहुतायत से देखा जाने लगा, तो ये जो परंपरा थी वो भी बहुत विकास को प्राप्त हो जाती है और उसमें व्यावसायिकता बहुत प्रधान रूप से देखने को मिलती है। तो व्यावसायिकता की प्रधानता के कारण लोगों की मनोवृत्ति जो थी वो साहित्य के प्रति अलग दृष्टि से नज़र आती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस युग के जो नाटक थे वो पूर्ववर्ती जो भारतेंदु युगीन श्रेष्ठ नाटकों की परंपरा रही है और परवर्ती जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों की जो श्रेष्ठ परंपरा थी, उन दोनों श्रेष्ठ परंपराओं के बीच की एक ऐसी कड़ी है जो कि क्षीण कड़ी के रूप में देखी जाती है। और क्षीण कड़ी होते हुए भी उसकी उपलब्धि इसी रूप में है कि उसने नाटकों को जिंदा रखा, यानी उन्हें मरने नहीं दिया और भारतेंदु युगीन श्रेष्ठ नाटकों को धीमे धीमे जब प्रसाद युग में आते हैं तो वो पुनः अपने महात्म्य को, अपनी श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेते हैं। बहरहाल कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि द्विवेदी युगीन जो नाट्य साहित्य था वो तत्कालीन हिंदी नाटक के गौरव से थोड़ा सा पृथक था, अलग था, निम्नतर था। और इसी रूप में डॉक्टर नगेंद्र उस पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं कि भारतेंदु और प्रसाद के बीच एक ऐसा एक भी नाटककार नहीं है जिसमें सच्चा और मौलिक नाट्य प्रतिभा देखी जा सकती हो। इसका एकमात्र अपवाद है बद्रीनाथ भट्ट, जिनका की उल्लेख किया जाता है, लेकिन उनके नाटक भी पारसी कंपनियों के उस प्रभाव से अछूते नहीं हैं जिनके विषय में बालकृष्ण भट्ट ने 1903 में इन शब्दों में जिक्र किया था। वो मैं आपका यहाँ ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ कि हिंदू जाति और हिंदुस्तान को जल्दी गिरा देने वाला ये सुगम लटका पारसी थिएटर है जो दर्शकों को आशिकों और माशूकों का लुत्फ हासिल करने का बड़ा उम्दा ज़रिया बन गया है। तो बालकृष्ण भट्ट जी ने ये इस तरह की एक टिप्पणी की है जो कि शिष्ट समाज के संस्कृतनिष्ठ जो परंपरा रही है उस तरह के आलोचकों और विवेचकों की नज़र में रहा है पारसी नाटकों के विषय में। लेकिन मज़े की बात यह है कि बालकृष्ण भट्ट जी स्वयं भी इस थिएटर के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाए थे
और उनका जो नाटक है वेणु संहार, उसमें भी हम देख सकते हैं इसका प्रभाव बखूबी नज़र आता है। उर्दू गज़ल पद्धति पर उन्होंने गीत रचना की है, जो कि इसका प्रभाव ही माना जा सकता है। और प्रवर्ती नाटककार जो श्रेष्ठ नाटककारों के रूप में रहे हैं और युग प्रवर्तक भी रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी, उनके प्रारंभिक नाटकों पर भी हम पारसी थिएटर का प्रभाव बहुत अच्छे से देख सकते हैं। बहरहाल ये हम इसकी इन टिप्पणियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। मैं चर्चा करना चाहूँगी कि द्विवेदी योगीन जो नाटक हैं उनका वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं। तो एक चार्ट के माध्यम से वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अगर आपको देखना है तो थोड़ा सा आप इसे ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। तो मित्रों, आपने ये चार्ट देखा कि द्विवेदी नाटक जो है उनका वर्गीकरण किया हमने इसको इस चार्ट के माध्यम से। तो सबसे पहले ये चार्ट जो है वो हमें बता रहा है कि पौराणिक नाटक, यानी मैं उनकी थोड़ी सी एक बार पूरे चार्ट को आपके सामने फिर से पुनः स्मरण कराना चाहूँगी। सबसे पहले पौराणिक नाटकों के रूप में वर्गीकरण किया गया, दूसरे रूप में ऐतिहासिक नाटक के रूप में बांटा, तीसरा सामयिक उपादानों पर रचित नाटक रहे, और चौथा रोमांचकारी नाटक रहे, और पांचवा प्रहसन, और छठा जो है वो अनुदित नाटकों की श्रेणी रखी गई है। तो ये 6 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले पौराणिक नाटकों की। तो पौराणिक नाटकों का वर्गीकरण हम 3 रूप से कर सकते हैं: कृष्ण चरित्र प्रधान नाटक, रामचरित्र प्रधान नाटक, और अन्य पौराणिक चरित्रों पर आधारित नाटक। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ कृष्ण चरित्र प्रधान नाटक, जिसमें कि श्री दामा का राधा नाटक जो है उनके नाम से लिखा गया, सुदामा के नाम से। तो श्रीदामा नाटक जो है राधाचरण गोस्वामी का लिखा हुआ 1904 की रचना है। इसी तरह 1907 की रचना है सुदामा, जिसे शिवनंदन सहाय जी ने अपनी लेखनी से लिखा है। फिर आती है कृष्ण कथा और कंस वध नाम से जो नाटक हैं, जिन्हें 1909 में बनवारी लाल जी ने प्रस्तुत किया। और चौथे नंबर पर हम देख सकते हैं कि उद्धव नाटक की रचना की गई 1909 में, जिसे ब्रजनंदन सहाय जी ने रचा। और कंसवध के नाम से 1910 में एक नाटक आता है, जिसके रचयिता है नारायण मिश्र। इसी तरह से रामचरित प्रधान नाटकों की जो परंपरा रही, उसमें जनक बाड़ा का नाम लिया जा सकता है। जनक बाड़ा 1906 में रचित रामनारायण मिश्र की रचना है। रामाभिषेक एक रचना है जो 1910 में गंगा प्रसाद जी की रही। राम वन यात्रा के नाम से 1910 में ही गिरधारी लाल जी ने एक रचना प्रस्तुत की है। 1911 में रामलीला के नाम से एक नाटिका सामने आई है, जिसे नारायण सहाय जी ने रचा है। और धनुष यज्ञ लीला के नाम से 1912 में राम गुलाम लाल ने अपनी रचना प्रस्तुत की है। ये तो हुई रामचरित प्रधान नाटकों की एक श्रृंखला। और अन्य पौराणिक चरित्रों पर पात्रों पर आधारित जो नाटक हैं, उनमें प्रमुख रूप से जो नाटक हैं जिनकी चर्चा की जाती है, 1905 में लिखी हुई महावीर सिंह जी की रचना नल दमयंती, अभिमन्यु वध के नाम से चर्चित 1906 में लिखी गई रचना गौरचरण गोस्वामी जी की, अनर्घ नलचरित 1906 में रची हुई रचना है, जिसे बांके बिहारी लाल जी ने लिखा। क्षमा करिए, अनर्घ नलचरित जो है 1906 में सुदर्शन नाथ जी की रचना है। और सुदर्शन आर्य की इस रचना के बाद मैं उल्लेख करना चाहूँगी 1908 में रची हुई बांके बिहारी लाल की रचना सावित्री नाटिका। फिर वेणु संहार की रचना, जिसकी चर्चा हमने अभी थोड़ी देर पहले बालकृष्ण भट्ट जी के प्रसंग में की थी। तो बालकृष्ण भट्ट जी ने इसकी रचना की है 1909 में। उर्वशी नाम से जो रचना नाटक लिखा गया 1910 में, वो लक्ष्मी प्रसाद जी ने लिखा। 1910 में हनुमत सिंह जी ने जो रचना लिखी है सती चरित्र के नाम से है दोस्तों। और शकुंतला के नाम से लिखी हुई रचना 1911 में लक्ष्मी प्रसाद जी की रही। इसी तरह करुणालय की रचना जयशंकर प्रसाद जी की रही, जो प्रसाद जी परवर्ती युग जो श्रेष्ठ नाटकों की परंपरा रही प्रसाद की, तो उन्होंने यहाँ से अपनी लेखनी की शुरुआत कर दी थी। तो 1912 में लिखी हुई करुणालय जो है वो इस रूप में प्रसिद्ध है। इसी तरह 1915 में बद्रीनाथ भट्ट की कुरुवन दहन, और 1916 में माधव शुक्ल की लिखी हुई महाभारत पूर्वार्ध नामक रचना भी बहुत श्रेष्ठ रही है। इसके अलावा पांडव प्रताप 1917 में लिखी हरिदास जी की रचना है। और कृष्णार्जुन युद्ध जो है 1918 में लिखी गई माखन लाल चतुर्वेदी जी की एक प्रसिद्ध रचना रही है।
तो मित्रों, उपर्युक्त नाटकों में हम पौराणिक आख्यानों और वीर चरित्रों के माध्यम से नाटकों की प्रस्तुति देखते हैं, जहाँ पर कि जनता को उपदेश दे करके जगाने का प्रयास किया और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हुए नाटककारों ने अपनी लेखनी चलाई है। इसके बाद नाट्य कला की दृष्टि से हम देखते हैं कि उपर्युक्त विकास का जो उन्नयन है वो इन नाटकों में थोड़ा सा कम नज़र आता है। अभिनेता की दृष्टि से भी इन नाटकों का मूल्यांकन करने पर ये पिछले और अगले परवर्ती नाट्य परंपरा से 19 ही ठहरते हैं। इस युग के पौराणिक नाटकों में माखनलाल चतुर्वेदी जी का जो नाटक है, जो अंतिम नाटक जिसका उल्लेख मैंने किया था, कृष्णार्जुन युद्ध, ये एकमात्र एक ऐसा अपवाद है जो राष्ट्रीय चेतना और साहित्यिक गुणों से भरपूर होने के कारण बहुत लोकप्रिय हुआ और बहुत मंचित भी हुआ। अन्यथा नगेंद्र जी ने या बालकृष्ण भट्टसरी के बड़े साहित्यकार के नाटक में भी बहुत बड़ी भूलें जो हैं वो नज़र उन्हें आई हैं और उन्होंने उस पर टिप्पणी भी की है कि द्विवेदी योगीन नाटक जो है वो कमतर ठहरते हैं। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक नाटकों की। ऐतिहासिक नाटकों में सबसे पहले हम देख सकते हैं वीर जयमल जी का 1906 वीर जयमल नाम से लिखा हुआ एक नाटक है, जो 1906 में गंगा प्रसाद गुप्त जी ने अपनी लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत किया। इसी तरह से 1909 में लिखा हुआ वृंदावन लाल वर्मा जी का सेनापति ऊदल है। 1915 में बद्रीनाथ भट्ट जी का चंद्रगुप्त नाटक है। 1915 में ही कृष्ण प्रकाश सिंह जी का पन्ना नाम से लिखा हुआ नाटक है। संयोगिता हरण नाम से 1915 में हरिदास माणिक जी का लिखा हुआ नाटक है। और राजश्री 1915 में जयशंकर प्रसाद जी का रचा हुआ एक श्रेष्ठ नाटक है। इसी तरह से वीर चुंडावत सरदार के नाम से 1918 में परमेष्ठी दास जैन ने एक नाटक प्रस्तुत किया। तो जयशंकर प्रसाद के नाटकों के अतिरिक्त शेष नाटकों में हम ऐतिहासिक वातावरण का निर्माण जो है वो पूरी तरह से विशृंखलित नज़र आता है, उसे परिपूर्ण नहीं कह सकते हैं। और प्रसाद जी का जो नाटक है क्षमा कीजिए, राजश्री जो नाटक है उनका, उस नाटक को एक अपवाद के रूप में मान सकते हैं इस युग के ऐतिहासिक नाटकों में, जिसमें कि ऐतिहासिक वातावरण का बहुत खूबसूरती के साथ चित्रण किया गया है। वस्तुतः हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐतिहासिक नाटकों का सूत्रपात जयशंकर प्रसाद के माध्यम से हुआ और प्रसाद जी ने एक श्रेष्ठ परंपरा बाद में प्रदान की है। तो मित्रों, मुझे लगता है कि आज की कक्षा शायद बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो आज बस इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर से बात करेंगे द्विवेदी योगीन शेष नाटकों की। तो तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, सकुशल रहिए। नमस्कार।